वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 126 से 150 तक, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिए और जितने जल्दी हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। ओके, देखिए, ये होता है कैमरा इस तरह से, यहाँ पर लगा हुआ होता है लेंस। तो आपको याद रखना है, कैमरे में एक उत्तल लेंस उपयोग में लाया जाता है। कैसा लेंस लाया जाता है? उत्तल लेंस उपयोग में। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, मतलब बदला जाता है। मान लीजिए ये है आपकी आंख, इस तरह से होती है। ओके, यहाँ, और यहाँ पर होता है लेंस। ठीक है, आँख का लेंस, आई लेंस बोलते हैं। तो जब आँख खराब हो जाती है तो आपने देखा होगा कोई प्रतिरोपित किया जाता है कोई हिस्सा। तो क्या प्रतिरोपित किया जाता है? यहाँ पर आँख के आगे की एक परत होती है जिसे हम बोलते हैं क्या? कॉर्निया। पूरी आँख को आप कभी प्रतिरोपित नहीं करते। जो रेटिना होता है, रेटिना यहाँ होता है, इसे हम प्रतिरोपित नहीं करते हैं, लेंस नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं? कॉर्निया को प्रतिरोपित करते हैं, सिर्फ कॉर्निया वाला पार्ट ही है। इसे क्या बोलते हैं? कॉर्निया। ठीक है, इसे हम करते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आपसे पूछा गया है, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्वेदों में परिवर्तित होती हैं? स्नायु उद्वेदों का मतलब है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से कोई प्रकाश भेजा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ये जो ऑब्जेक्ट से किरणें निकल रही हैं, ये किस स्थान पर जाकर मिलेंगी और ऑब्जेक्ट की एक छवि बनाएंगी। इसे हम बोलते हैं स्नायु उद्वेद। तो आंख में ये घटना कहाँ होती है, कहाँ पर छवि बनती है? इस तरह से, यहाँ पर आंख के सामने कोई ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ लेंस होता है, यहाँ से किरणें निकलती हैं और छवि कहाँ बनती है? इधर, इस जगह पर। ये कौन सी जगह होती है? इसे हम बोलते हैं रेटिना। ठीक है, नेत्र का तारा बिल्कुल नहीं, रेटिना से बिल्कुल सही, रेटिना पर। ठीक है, लेंस में नहीं, कॉर्निया में नहीं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया, आपके ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, वर्णांधता, दूरदृष्टि दोष या इनमें से कोई नहीं। देखिए, निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है जिसमें आपको निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखती हैं। निकट वस्तु कैसी दिखती है? आपको स्पष्ट दिखती है, परंतु दूर की वस्तु नहीं दिखती है स्पष्ट। ठीक है, और वर्णांधता में क्या होता है? वर्णांधता क्या होती है? जिसमें कि आपको कलर जो होते हैं, कलर, इनमें विभेद नहीं कर पाते हो, विभेद नहीं कर पाते। ठीक है, और तीसरा होता है दूरदृष्टि दोष, जिसमें कि निकट की चीज नहीं दिखती परंतु दूर की चीज सही दिखती है। ठीक है, मायोपिया हम इंग्लिश में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष को, ये चीज आपको याद रखना है। और जो दूर दृष्टि दोष होता है उसे हम बोलते हैं हाइपर मेट्रोपिया। क्या बोलते हैं? हाइपर मेट्रोपिया। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? दूरबीन, दूरबीन का मतलब क्या होता है? जो दूर की वस्तुओं को देखने में उपयोग में लाया जाता है। दूर की वस्तु देखने में उपयोग में लाया जाता है, देखने में उपयोगी। ठीक है, इसे हम बोलते हैं क्या? दूरबीन। इसका आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन है एडिसन ने, गुटेनबर्ग ने, गैलीलियो ने या इनमें से कोई नहीं। सही सही बताइएगा, आप में से कितने लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि गैलीलियो ने किया था? जितने लोग भी ये चीज सोच रहे हैं ये गलत है। दूरबीन का आविष्कार किया था गुटेनबर्ग ने। ओके, आपको ये चीज याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? किस कारण कम दिखाई देती है, आपको ये बताना है। जैसे मान लीजिए ये है पानी से भरा हुआ एक तालाब, वास्तविक गहराई अगर इसकी देखी जाए तो एच है, लेकिन अगर आप देखो तो गहराई आपको यहाँ तक दिखती है, इस पॉइंट तक ही नजर आती है। कहाँ तक? इस पॉइंट तक। तो ये वाली जो गहराई होती है इसे हम क्या बोलेंगे? एच माइनस डेल्टा एच। और डेल्टा एच क्या होती है? डेल्टा एच होती है ये, कुछ उठी हुई दिखती है। ये किस कारण से दिखती है? ये दिखती है अपवर्तन के कारण, ना कि परावर्तन और ना ही विवर्तन। अब देखो होता क्या है, हम खड़े रहते हैं पानी के बाहर जहां पर है एयर, एयर मतलब विरल माध्यम। ठीक है, और ये है वाटर, वाटर मतलब सघन माध्यम। जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई, ये गई किरण, तो ये क्या करेगी? अभिलंब से दूर हट जाएगी। ऐसा, ये अभिलंब से दूर हट गई, ये अभिलंब है। अब दूर हटने की वजह से जो किरण इस तरह से, अगर किरण इस तरह से जाती, आप तक पहुंचती, यहाँ पर आप खड़े हो, तो आपको सही दिखता। ठीक है, वास्तविक गहराई दिखती। लेकिन किरण क्या है कि झुक गई, किसकी तरफ? अभिलंब से दूर झुक गई। अभिलंब से दूर झुकने की वजह से आपको गहराई कम दिखती है और तली कुछ उठी हुई दिखती है। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? आपने देखा होगा जब यहाँ पर कोई साबुन का बुलबुला बन जाता है तो इसमें कई प्रकार के रंग दिखाई देने लगते हैं, अलग अलग सात रंग, आठ रंग दिखाई देने लगते हैं। रेड, ग्रीन, येलो, भूरा वगैरह, मतलब कई प्रकार के कलर दिखते हैं आपको मिले जुले। तो ये किस कारण से होता है, ये आपसे पूछा गया है। प्रकीर्णन बोलोगे आप, इसे विक्षेपण बोलोगे, विवर्तन बोलोगे, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये जो वास्तविक घटना है, ये घटना, ये वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो हम इसे व्यतिकरण की श्रेणी में लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं, तो आप इसे व्यतिकरण ये लगा सकते हो, ऑप्शन डी। लेकिन अगर कभी यहाँ पर कोई और चीज दी होती, मान लीजिए यहाँ पर आपको ऑप्शन ध्रुवण दिया हुआ है, फिर आप कौन सा चूज करोगे? तो उस कंडीशन में आपको प्रकीर्णन चूज करना पड़ेगा। ठीक है। प्रकीर्णन पूरी तरह से सही नहीं है, ये मैं मानता हूँ, प्रकीर्णन है ना। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन कभी बनती है तो आपको प्रकीर्णन चूज करना पड़ेगा, ना ही आप वर्ण विक्षेपण चूज करोगे, ना ही विवर्तन, है ना। हो सकता है आप वर्ण विक्षेपण चूज करें, तो ये नहीं करना है। अगर यहाँ पर ध्रुवण इनमें से कोई नहीं दिया हो, व्यतिकरण भी नहीं दिया हो, और कोई और चीज मान लीजिए ध्रुवण दिया हुआ है, तो आप प्रकीर्णन चूज कर लोगे। ठीक है। याद रखना है वास्तविकता क्या होती है, ये है व्यतिकरण। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? आपको अलग अलग प्रकाश दिए हुए हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ब्लू, रेड, येलो, है ना, और ग्रीन। देखिए, ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? ऊर्जा होता है E इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू क्या होती है? न्यू होती है आवृत्ति। क्या होती है? आवृत्ति। एच क्या होता है? प्लांक कांस्टेंट। और ई क्या होती है? ई होती है एनर्जी, जिसे हम ऊर्जा से रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी। अब आवृत्ति क्या होती है? 1/लैम्डा। ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। सी क्या होती है? प्रकाश का वेग होता है। और लैम्डा क्या होती है? लैम्डा होती है तरंग दैर्ध्य। अगर आप ध्यान से देखो तो सी कांस्टेंट है और एच कांस्टेंट है, तो ऊर्जा किसके समानुपाती हो जाएगी? 1/लैम्डा के। मतलब अगर लैम्डा कम है तो ऊर्जा ज्यादा होगी। अब यहाँ पर अगर हम प्रकाश को देखें तो आपको प्रकाश का एक क्रम याद होगा, विव ग्योर। ठीक है ना, विव ग्योर। यहाँ पर आपको क्या दिया है? ग्रीन दिया हुआ है, ये वाला है ग्रीन। ठीक है, ये कौन सा है? ग्रीन। वहीं आपको नीला भी दिया हुआ है, ये है नीला। कौन सा है? ब्लू। उसके बाद आपको पीला भी दिया हुआ है, ये है येलो, येलो। और ये आपको एक और दिया हुआ है हरा, हरा लिख लिया। लाल दिया हुआ है, मतलब ये है आपका रेड। ये चार कलर आपको दिए हुए हैं, मतलब आपको दिया गया है BGYR। अब देखो, लेमडा जिसकी कम होगी उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, और अगर भी की हम बात करें, बैगनी की, तो इसकी लेमडा सबसे कम होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम। और रेड की सबसे ज्यादा होती है, कितनी होती है? 7800 एंगस्ट्रॉम। तो अगर ऊर्जा के क्रम को देखें तो ऊर्जा सबसे कम इसकी होगी और ऊर्जा सबसे ज्यादा इसकी होगी। ठीक है ना। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि जब आप इस तरफ जा रहे हो, किस दिशा में? जब आप इस दिशा में जा रहे हो, तो एनर्जी कैसी हो रही है? एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ठीक है। ऐसी कंडीशन में आप सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी बोल सकते हो? ब्लू की। क्योंकि ग्रीन, येलो और रेड सभी ब्लू के राइट में है, इस वजह से ग्रीन की, ब्लू की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रक्रमों में से किस एक के साथ पद CMY के संबंधित है? ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए CMY के क्या होता है। ठीक है ना। CMY के क्या होता है? देखिए, ये एक तरह का कलर कोडिंग होती है। ये जो आपने CMY के देखी, एक तरह की कलर कोडिंग होती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो C से हम लेते हैं क्यान। क्या लेते हैं? क्यान। दूसरा हमारे पास में M से हम क्या लेते हैं? मैजेंटा। मैजेंटा, इसे हम कौन सा कलर बोलते हैं? रानी कलर भी बोलते हैं। वाई से हम क्या लेते हैं? वाई से हम लेते हैं येलो, मतलब पीला। और के से हम क्या लेते हैं? के से हम लेते हैं की या कुंजी, इसे हम की भी मानते हैं। और इसी को ही हम बोलते हैं काला कलर। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि ये वोटिंग मशीन में उपयोग नहीं होता, ना ही रेलवे संकेतन में। ये उपयोग होता है ऑफसेट प्रिंटिंग में, है ना। प्रिंटिंग में उपयोग किया जाता है क्यान कलर का। याद रखना है आपको, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? देखिए, आपके ऑप्शन है उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, या अवतल दर्पण। देखिए, ये है आपका पानी। ठीक है। पानी का एक कंटेनर है। यहाँ पर वायु का बुलबुला आपने बना दिया, ये बना दिया आपने एक वायु का बुलबुला। ठीक है। और इसके अंदर भरा हुआ है क्या? पानी। ये है पानी।
जो कि भरा हुआ है, और वायु का बुलबुला इस पानी के अंदर है। ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो, मैं दिखाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है। अब देखिए, कलर ठीक से नहीं आ रहा है। ओ, कलर ही नहीं आ रहा है। एक मिनट में कलर को सही कर लूं, फिर करता हूँ। अब देखिए, आ गया। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर क्या है? ये है, अगर हम इसे देखें तो ये है डेंस मीडियम। कैसा है? डेंस। और ये क्या है? ये है रेयर मीडियम। मतलब ये है सघन, अगर हम कहें तो ये है सघन, और अगर हम इसे कहें तो ये है विरल। ठीक है। अब देखो, ये अवतल दर्पण की तरह कैसे व्यवहार कर रहा है। यहाँ से कोई किरण गई सघन माध्यम से, सघन माध्यम से गई विरल माध्यम में, तो ये झुक जाएगी अभिलंब की तरफ। ठीक है। बाद में फिर जब ये विरल माध्यम से दोबारा सघन माध्यम में आएगी, इस तरह से होती हुई आती है ना किरण, इस तरह से आई किरण, तो जब ये दोबारा विरल से सघन में आएगी, तो ये अभिलंब की तरफ झुक गई। ठीक है। ये क्या करेगी? ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। ऐसे अगर हम इस पर स्पर्श रेखा खींचे तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। अब ये किस तरह का व्यवहार हुआ? ये हुआ अवतल दर्पण की तरह का व्यवहार। ठीक है। तो किस तरह से व्यवहार करेगी? अवतल दर्पण की तरह। ऑप्शन सी सही है। ओके। चलिए, अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करेगी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? देखिए, प्रकाश की गति की अगर हम बात करें तो वेग, जो प्रकाश का वेग होता है वो समानुपाती होता है 1 बटे अपवर्तनांक की। मतलब जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसका वेग कम होगा। अब देखिए, वायु का अपवर्तनांक आपको पता होना चाहिए, लगभग 1 लेते हैं। जल का अपवर्तनांक अगर आप देखो तो 1.33 या फिर 4/3 लिया जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं कांच की, तो कांच देखो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है क्राउन, वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम मेनली इन्हीं दोनों का उपयोग करते हैं। एक दूसरा होता है फिलेंट। अगर क्राउन कांच की हम बात करते हैं तो 1.5, और फिलेंट की अगर हम बात करते हैं तो 1.65, और निर्वात की देखें तो 1। ये 1 से कुछ ज्यादा होता है, 0, 0, 2 इस तरह से लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखो आप, सबसे कम अपवर्तनांक किसका है? सबसे कम अपवर्तनांक किस चीज का है? निर्वात का। तो सबसे ज्यादा कहाँ होगा वेग? निर्वात में। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है न्यूनतम। न्यूनतम के लिए आप क्या देखोगे? सबसे ज्यादा। अगर अपवर्तनांक बहुत ज्यादा है, हम अपवर्तनांक को म्यू से, और वेग को अगर हम v से रिप्रेजेंट करें, अगर अपवर्तनांक ज्यादा है तो v कम होगा। अब अपवर्तनांक सबसे ज्यादा किस में होगा? अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है कांच के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर अगर ग्लास की हम बात करें, ग्लास का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा, इसलिए ग्लास का वेग सबसे कम होगा। ठीक है। चलिए, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया है किसी तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है? तारे का रंग तारे के बारे में क्या बताता है? दूरी, ताप, भार या आकार, क्या बता? देखिए, आपने एक चीज पढ़ी होगी जिसे हम बोलते हैं चंद्र शेखर सीमा। ये क्या होती है? 1.44 किसके मास के? शून्य के मास के। जब इतना द्रव्यमान होता है तो इसे हम बोलते हैं एक चंद्रशेखर सीमा। इससे कम द्रव्यमान पर अगर हम देखें तो तारा कैसा होता है? तारा होगा श्वेत वामन तारा। और इससे ज्यादा के द्रव्यमान पर अगर हम देखें तो तारा होगा सुपरनोवा तारा। ठीक है ना। अब देखिए, अगर द्रव्यमान इसका ज्यादा हो गया, इसमें हाइड्रोजन हीलियम ज्यादा है। अगर हाइड्रोजन हीलियम ज्यादा है मतलब संलयन ज्यादा हो रहा है। संलयन ज्यादा होने का मतलब है कि उसका टेम्परेचर हाई है, और टेम्परेचर हाई है मतलब ये वाला रंग देगा। सुपरनोवा हल्का रेड कलर का देने लगता है, और भी ज्यादा गर्म होगा ब्लैक दे देगा, जो बाद में ब्लैक होल बन जाता है। वहीं यहाँ पर द्रव्यमान कम था, मतलब हाइड्रोजन और हीलियम दोनों ही कम मात्रा में थे। जो संलयन था तो बहुत ज्यादा, परंतु इस कंडीशन, ये पहली कंडीशन की मानी और ये दूसरी कंडीशन, तो जो संलयन था वो दूसरी कंडीशन से कम था। दूसरी कंडीशन से कम होने के कारण इसका जो रंग होता है वो प्रारंभिक अवस्था में सफेद होता है। अब इसका टेम्परेचर ही तय कर रहा है। अगर ताप कम है तो ये श्वेत कलर का दिख रहा है, वहीं अगर ताप बहुत ज्यादा हो गया, नाभिकीय संलयन बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा है, बहुत अधिक मात्रा में टेम्परेचर बढ़ गया, तो इसका कलर भी चेंज हो गया। ठीक है ना। इसलिए तारे का जो रंग होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तारे के ताप को। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को अपनी छाया सबसे छोटी होती है? दोपहर को छाया, दोपहर की छाया की आपसे बात की जा रही है। देखिए, सूर्य क्या करता है? सूर्य ईस्ट से निकला और वेस्ट में डूब गया, बीच में खड़े हैं हम।
ठीक है। दोपहर में उस समय पर छाया सबसे कम होगी जब प्रकाश कहाँ पड़ेगा, सीधे हमारे ऊपर होगा सूर्य, बिल्कुल जब हमारे ऊपर होगा सूर्य तो हमारी छाया सबसे छोटी बनेगी। ठीक है, ये चीज आप मानते हैं। अब अगर हम देखें तो ऊपर पड़ने का मतलब है ये जो सूर्य की किरणें हैं ये 90 डिग्री पर आप पर पड़ रही हैं, और सूर्य की किरणें 90 डिग्री पर पड़ेंगी 21 जून को। 21 जून जो होता है सबसे बड़ा दिन होता है हमारा। उस दिन दिन और रात, ठीक है, सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। ओके, समझ गए आप लोग? तो इसलिए जो 21 जून है उस दिन छाया आपकी सबसे छोटी बनेगी। इस दिन क्या होता है, जो सूर्य होता है ना, सूर्य किरण सीधी 90 डिग्री पर पड़ती हैं, सीधी धरती पर 90 डिग्री पर पड़ती हैं, इस वजह से सबसे छोटी होगी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पीले रंग का पूरा कलर क्या होता है? देखिए पूरा कलर का मतलब क्या होता है, ये होते हैं आपके, ठीक है, इस तरह से बीच में होता है सफेद। ओके, अब यहाँ पर होता है लाल, नीला और हरा। ठीक है, पूरा कलर का मतलब होता है जैसे रेड है, रेड के सामने वाला कलर ये होगा पूरा कलर, ब्लू के सामने वाला कलर ये होगा पूरा कलर इसका, और रेड ब्लू और ग्रीन है ये, ठीक है ना। और ग्रीन, ग्रीन के सामने वाला कलर, एक मिनट इसको मिटा देता हूं मैं। अब यहाँ पर आते हैं, ये है ग्रीन, तो ग्रीन के जो सामने वाला कलर होगा ये इसका पूरा कलर होगा। आपसे पूछा गया है पीले रंग का पूरा कलर, मतलब कि पीला रंग इनमें से किसके सामने होगा पीला रंग, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर अगर आप सही आंसर देखो तो पीला रंग किसके बीच में होता है, आप सभी ने यहाँ पर कलर ट्रायंगल पढ़ा होगा ऑलरेडी पहले भी। तो यहाँ पर पीला रंग होता है आपके नीले के सामने, मतलब ब्लू। ये कौन सा कलर है, ये है ब्लू, इसके सामने होता है येलो। ठीक है ना। जब ये दोनों कलर आपस में मिलेंगे तो व्हाइट कलर निकलेगा। व्हाइट कलर बन रहा है इसलिए इसे हम पूरा कलर बोल देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्लू, सी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पानी के ऊपर तेल परत का चमकना क्या होता है? सेम वही चीज, पानी के ऊपर तेल परत है, वहां पर आपसे पूछा गया था एक बुलबुला है उसके वो रंगीन दिखाई देता है, क्यों? ठीक है ना, यहाँ पर आपसे पूछा गया पानी के ऊपर कोई तेल बिखरा हुआ है तो उसमें अलग अलग कलर किस वजह से दिखाई देते हैं? तो व्यतिकरण, क्योंकि व्यतिकरण ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन, तरण ताल, तरण का मतलब होता है पानी, है ना, पानी से भरा हुआ तालाब है जो वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका आंसर है ऑप्शन सी, रिपीट हो गया है ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? आकाश दिखाई देगा काला, लाल, सफेद या नीला, कैसा दिखाई देगा? देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी को जब हम बाहर से देख रहे होते हैं, अगर आप पृथ्वी की बात करो, पृथ्वी, और यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो ब्रह्मांड में है, जब ये अपनी आंखों से पृथ्वी को देख रहा होता है तो कैसी दिखती है? ब्लू दिखती है। ब्लू क्यों दिखती है? क्योंकि पृथ्वी पर है वायुमंडल। क्या है पृथ्वी पर? वायुमंडल। जो यहाँ से सन से किरणें आई, कौन सी किरणें आई? सन से किरण आई, जिससे कि वायुमंडल ने क्या किया, प्रकीर्णित, प्रकीर्णित करने की वजह से प्रकाश जो है चारों दिशाओं में फैल गया, जिसकी वजह से हमें पृथ्वी नीली दिखाई दी। लेकिन अगर हम अंतरिक्ष की बात करें, जब हम अंतरिक्ष की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वायुमंडल नहीं है, अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता, जिस वजह से क्या होता है, जिस वजह से प्रकीर्णन भी नहीं होता। क्या नहीं होता? प्रकीर्णन नहीं होता, और अगर प्रकीर्णन नहीं होता है तो हमें आकाश कैसा दिखाई देगा? काला। समझ में आ रही है बात? ओके, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अवंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, सिलेंडरी लेंस का, या फिर द्विफोकसी लेंस का? देखिए अवतल लेंस का उपयोग क्यों किया जाता है? अवतल लेंस होता है इस तरह का जिसका उपयोग करते हैं किरणों को फैलाने में, तो अवतल लेंस का उपयोग आप क्यों करोगे? निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, निकट दृष्टि दोष में। और इसकी फोकस दूरी कैसी होती है अवतल लेंस की? नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव एफ होता है इसका। उत्तल लेंस की अगर हम बात करते हो, उत्तल लेंस होता है ऐसा जो कि किरणों को अभिसरित कर देता है, तो किस में उपयोग होता है? ये होता है दूरदृष्टि दोष में उपयोग होता है उत्तल लेंस, और इसकी फोकस दूरी क्या होती है? पॉजिटिव। अब सिलेंडरी लेंस और द्विफोक्सी लेंस, देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया अविंदुकता, अविंदुकता आखिर होता क्यों है? देखिए क्या होता है, आपका अगर लेंस देखो तो लेंस ऐसा होता है प्रॉपर, है ना, मतलब अगर यहाँ पर एक्स मुड़ा हुआ है तो यहाँ पर भी एक्स ही मुड़ेगा, मतलब अगर यहाँ पर
थीटा कोण बना रहा है, तो यहाँ पर भी थीटा कोण बनाएगा। लेकिन ये कैसा है, ये स्वस्थ नेत्र के है, स्वस्थ आई की कंडीशन है। अब यहाँ पर अगर हम डिफेक्टेड आई को देखें, डिफेक्टेड आई की अगर हम कंडीशन देखें, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये है, ये कुछ ज्यादा मुड़ जाएगा। मतलब अगर आप बात करो तो यहाँ तो थीटा था, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा बाई टू, या फिर टू थीटा थ्री। तो ये जो वेरिएशन है, एक कोने पर या दोनों कोने पर भी मुड़ सकता है, जैसे ये भी होता है डिफेक्टेड। और अगर हम इसकी बात करें, ये एक लेंस है, यहाँ पर अगर हम देखें तो थीटा बाई टू हो गया, यहाँ पर टू थीटा हो गया, ठीक है ना। तो ये दोनों तरफ से मुड़ गया, तो इसे हम बोलते हैं डिफेक्टेड लेंस। अब जो डिफेक्टेड लेंस है, मुड़ गया, तो ऐसी स्थिति से सुधरने के लिए हम किस चीज का उपयोग करते हैं, सिलेंडरी लेंस का। जो कि जितना थीटा मुड़ा है, मान लीजिए थीटा था, थीटा होना चाहिए था, लेकिन ये थीटा बाई टू मुड़ गया, तो हम यहाँ पर एक सिलेंडरी लेंस लगा देंगे, जो कि वापस से किरण को थीटा तक मोड़ देती है, ठीक है। मुड़कर थीटा कोण बना देगी, जिससे कि आपको साफ दिखाई देने लगेगा। ऐसा होता है। द्विफोक्सी लेंस में क्या होता है, द्विफोक्सी लेंस में निकट और दूर दोनों दोष होते हैं, ठीक है ना। उसके लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे ज्यादा अपवर्तित होने वाला प्रकाश आपसे पूछा गया है। देखो, इसमें कंफ्यूजन मत होना, मैं आपको बताता हूँ। विबग्योर, ठीक है, ये था। अब देखो, अपवर्तन का क्या होता है, अगर इस तरफ जाओगे तो अपवर्तन कैसा होगा, अपवर्तन घटेगा, ये चीज आपको याद करनी है। और ऊर्जा घटेगी, आवृत्ति घटेगी, ठीक है, याद रखना है। ओके। अब यहाँ पर आपसे अपवर्तन पूछा गया, अपवर्तन कैसा होगा, विव की ओर, जो बैगनी कलर होता है इसका सबसे ज्यादा होगा, और जो रेड कलर होता है इसका सबसे कम होगा। मतलब इसका सबसे ज्यादा, तो सबसे अधिक अपवर्तित आपसे पूछी गई है, मतलब कौन सी होगी, ऑप्शन बी, मतलब कि बैगनी कलर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, स्थानांतरण। यहाँ पर स्थानांतरण की बात की जा रही है, वस्तुओं का आवेशन, जैसे मान लीजिए कोई सोडियम था, ठीक है। अब इधर पर Na+ हो गया, तो ये किस वजह से हुआ, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो किस वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अतिचालक का कारण क्या है। अतिचालक का कारण क्या होता है, देखिए, अतिचालक का कारण होता है आपकी उच्च पारगम्यता, अनंत पारगम्यता, शून्य पारगम्यता, या फिर निम्न पारगम्यता। क्या होता है अतिचालक का कारण, आपसे ये पूछा गया। देखिए, आपका इसका आंसर लगाना है उच्च पारगम्यता। अब देखिए, पारगम्यता क्या होती है, पारगम्यता आखिर होती क्या है। देखिए, क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर आपने कोई चीज लगा दी, हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, एक झिल्ली लगा दी, ठीक है। अब यहाँ से आपने कोई तरल दिया, तरल, तरल गया, ठीक है, यहाँ से मान लीजिए बहुत आसानी से जा रहा है, आसानी से पार कर रहा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक दूसरा ले लिया, ठीक है, यहाँ से भी एक तरल आपने डाला, इधर पे लिक्विड वन और यहाँ पर लिक्विड टू, यहाँ पर झिल्ली वन और यहाँ पर एक झिल्ली टू, ठीक है ना। लेकिन ये जो है उतनी आसानी से नहीं जा पा रहा, जितनी आसानी से जाना चाहिए था, मतलब कि यहाँ कठिनाई से पार हो रहा है, कठिनाई से पार कर रहा। अगर ये कठिनाई से पार कर रहा है, तो पारगम्यता किसकी ज्यादा होती है, पारगम्यता किसकी हुई ज्यादा, पारगम्यता हुई J1 की ज्यादा, और J2 की कम हो गई, इसे बोलते हैं हम पारगम्यता। अब अतिचालकता का लक्षण क्या होगा, अतिचालकता का लक्षण है उच्च पारगम्यता। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आसानी से गमन करने चाहिए, आसानी से पार कर सकें, आसानी से पार कर सकें, आसानी से चल सकें, जिस वजह से। और ये ऐसा कब हो सकता है, जब उच्च पारगम्यता हो, तभी हो सकता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, शुष्क सेल कैसे होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें से कोई नहीं। देखिए, शुष्क सेल होते हैं प्राथमिक सेल। अब प्राथमिक सेल क्या होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी और एक होते हैं सेकेंडरी, और एक होते हैं कौन से, सेकेंडरी। देखो, प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी में होता है नॉट रिचार्जेबल, मतलब कि आप इन्हें रिचार्ज नहीं कर सकते। और सेकेंडरी में क्या होता है, सेकेंडरी में होता है रिचार्जेबल, मतलब कि आप सेकेंडरी जो होता है ना, आप सेकेंडरी सेल को चार्ज कर सकते हो, ठीक है। चलिए,
अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? देखिए तड़ित चालक होता क्या है? देखिए आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, बहुत बड़े बड़े टावर होते हैं, ठीक है ना? कोई बहुत बड़े टावर है मान लीजिए, तो टावर पर क्या होता है, एक ऊपर से एक तांबा लाया जाता है जो कि नीचे तक लगा दिया जाता है। अगर आप देखें तो अभी राम टेम्पल बना है ना, अभी एक राम टेम्पल बना है, जिसमें कि एक पिलर है जो मंदिर के बीचों बीच गर्भगृह में ऊपर से ले जाके नीचे तक लाया गया है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे ही हम बोलते हैं तड़ित चालक। तड़ित चालक इसे ही बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब बिजली आती है ना, तो बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचती। जो इलेक्ट्रिक आती है, बिजली, थंडर, वो इस तड़ित चालक से होते हुए सीधे पृथ्वी तक प्रवेश कर जाती है, और बिल्डिंग के जो अप्लायंसेस होते हैं, लोग होते हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचता। इसे हम बोलते हैं तड़ित चालक। अब आपसे पूछा गया है कि तड़ित चालक चालक का आविष्कार किसने किया? देखिए आप सभी जानते हैं कि तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन ने किया था, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को इसलिए लेकर आया हूँ कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक और चीज का आविष्कार किया था जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तड़ित चालक तड़ित चालक का तो आविष्कार किया ही था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। दूसरा इन्होंने आविष्कार किया था ओडोमीटर का। ओडोमीटर, ओडोमीटर किस में इस्तेमाल होता है? प्लेन में, पहियों में। समझ में आ रही है बात? चलिए अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए, यहाँ पर है विद्युत, इसे आप उत्पन्न कर रहे हैं, तो कौन सी धातु का आप उपयोग करोगे? लोहे का, यूरेनियम का, तांबे का, इन सभी का। विद्युत आप धातु से उत्पन्न कैसे करोगे? न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में किस चीज का उपयोग करोगे आप? न्यूक्लियर रिएक्टर में आप उपयोग करोगे यूरेनियम का। लेकिन यूरेनियम के भी कई समस्थानिक होते हैं, 235, 234, 238। किसका उपयोग करोगे आप? 235 का। ठीक है, U238 और U234 का नहीं करोगे। ठीक है, तो आंसर क्या है? ऑप्शन बी, यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या कहलाती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी थी आपके पास में, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसको आपने किस में बदला है? यांत्रिक मतलब मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी में आपने बदला है। यहाँ पर आप इसे कैसे बदल सकते हो? मोटर की मदद से। किसकी मदद से? मोटर की मदद से। डायनेमो नहीं, डायनेमो क्या होता है? जनित्र, जिसमें आप यांत्रिक को इलेक्ट्रिकल में बदलते हो। विद्युत मोटर, बिल्कुल सही। ठीक है, देखिए ये आपके 150 क्वेश्चन हो चुके हैं। हम जब तक एग्जाम कंप्लीट करें, मतलब जब तक आपका एग्जाम आएगा, उससे पहले 2000 क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सब मिलाकर लगभग 5500 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो आप इस सीरीज को जरा ध्यान से देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और ध्यान दीजिए। थैंक यू।